हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में चर्चा करें। उस पर जाने से पहले हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। जब दो आकृतियां हूबहू एक जैसी हों तो उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। यानी सर्वांगसम आकृतियों में दो आकृतियां भुजा में, कोण में, हर तरह से समान होती हैं तो उसको हम कहते हैं सर्वांगसम। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी भी होती हैं कि दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन सेम टू सेम एकदम पूरा हूबहू नहीं होती हैं, दिखने में एक जैसी होती हैं। उनके भुजाओं में, उनके कोणों में, उनके संगत भुजाओं में और उनके संगत कोणों में एक अनुपात होता है। जैसे हम एक आकृति को ले लें और फिर एक समान अनुपात में उस आकृति को छोटा या बड़ा कर दें तो हमको एक उसी तरह की दूसरी आकृति प्राप्त हो जाती है। तो इन दो आकृतियों को हम सर्वांगसम न कह करके समरूप कहेंगे। तो समरूप आकृतियों में हम लोग थोड़ा सा कुछ चित्र बना करके देख लें कि दो समरूप आकृतियां कैसी कैसी होती हैं। हाँ, कुछ आकृतियां हमने यहाँ पे लिया है। देखिए, ये और ये आकृति दिखने में एक जैसी है, ये और ये आकृति दिखने में एक जैसी है, ये और ये आकृति दिखने में एक जैसी है। ये त्रिभुज बड़ा है और यह त्रिभुज इनकी संगत भुजाओं को इस अनुपात में घटाया गया है कि ये दूसरा त्रिभुज मिला है। अब इन दोनों आकृतियों में भुजा, ये बड़ी आकृति को हम इस तरह से मतलब छोटा किया गया है, इस अनुपात में छोटा किया गया है कि इनकी संगत भुजाओं में एक अनुपात हो गया। जैसे अगर कि ये 3 हो गया और इसको हम ले लें 4.5 और ये 4 हो गया, इसको ले लें 6 और ये 5 अगर है तो ये 7.5 अगर हम ले लें तो हम ये देख रहे हैं। अगर इसका नाम हम कर दें PQR, नामकरण थोड़ा सा कलर उसी कलर से कर देते हैं, PQR और इसका नाम कर दें ABC। तो हम ये देख रहे हैं कि PQ और AB का अनुपात PR और AC का अनुपात और QR और BC का अनुपात एक बराबर है। तो ये घटते हुए अनुपात में एक दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है, देखने में एक जैसी लग रही है, इन दो समान आकृतियों को समरूप कहेंगे। चूंकि यह त्रिभुज है इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। देखिए, त्रिभुज के बारे में हम एक पिछला वीडियो बनाए हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार, सारा चीज उसमें मिलेगा। आप लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण या त्रिभुजों के प्रकार ये करके डालेंगे तो आपको उसमें वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। तो उससे आपको क्या होगा ना कि त्रिभुजों के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। तो ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में। जैसे ये आप यहां पे ले लें, ये वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या 4 है और यहां इस वृत्त की त्रिज्या 2 है। तो यहां पर त्रिज्या आधी कर दी गई तो ये जो दोनों वृत्त मिले समरूप हो गए। इसी तरह से यहां पर 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर और इसको 4 सेंटीमीटर कर दें तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है या 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये दोनों समान आकृति के वर्ग हो जाएंगे। ठीक है। अब अच्छा, इसमें सर्वांगसम में क्या होता है? सर्वांगसम में ये वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा का, तो दूसरा वर्ग अगर होता तो वो भी 4 सेंटीमीटर भुजा का होना चाहिए। सर्वांगसम में ये जरूरी है, लेकिन समरूप में ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा का है तो ये 2 सेंटीमीटर का हो सकता है या
6 सेंटीमीटर भुजा का भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर भुजा का भी वर्ग हो सकता है। भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए बस। तो हम लोग कुछ समरूप आकृतियों पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रमेय है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, थेल्स प्रमेय उसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम विधिवत से हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा छोटा सा एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि समरूप आकृतियां जो हैं उसके दो उदाहरण देने हैं, और दूसरा है असमरूप आकृतियां, उनके दो उदाहरण देने हैं। तो समरूप आकृतियां में जिसे हमने ले लिया लाइन, ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी एक सीधी रेखा है 8 सेंटीमीटर का, ये दोनों रेखाएं भी समरूप होंगी। ठीक है, तो ये दोनों रेखाखंड भी समरूप होंगे। और दूसरा उदाहरण है दो वृत्त, एक की त्रिज्या ले लिए 3 सेंटीमीटर और दूसरे की 2 सेंटीमीटर, ये दोनों भी समरूप हो गए, है ना, दोनों वृत्त हैं समरूप हो गए, दो सीधी रेखाएं हैं, रेखाखंड है वो समरूप हो गए। और असमरूप आकृतियों में क्या है कि देखिए ये PQR एक त्रिभुज है जो कि Q पर समकोण है, और दूसरा ABC जिसके सभी कोण न्यून कोण हैं। तो ये और ये त्रिभुज समरूप नहीं है, है ना, इसमें कोई समरूपता नहीं है। और दूसरा उदाहरण है, देखिए ये वृत्त है, ये वर्ग है, एकदम अलग अलग है, इसमें कोई समरूपता जैसी कोई बात नहीं है। तो ये असमरूप आकृतियां हैं, इनको हम असमरूप आकृति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने साथ में लिख दिया है, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये दोनों समरूप है या नहीं, या ये दोनों समरूप है या नहीं, यही बस बताना है। तो हम लोग अभी भी चर्चा किए कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत कोणों का अनुपात भी समान होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 1.5 है, ये 3 है, दुगुना हो गया, 1.5 है, 3 है, दुगुना हो गया। ये मतलब इस भुजा में अनुपात 1/2 का है, अनुपात तो समान है, लेकिन बात यहां पे फंस जा रही है। ये कोण जो है न्यून कोण है, और ये अगर कि वर्ग मान लिया जाए इसको तो ये समकोण है, और ये अधिक कोण हो गया, और ये अगर कि मान लेते हैं समकोण, तो ये और ये कोण, इनमें जो अनुपात बनेगा, अनुपात कोणों का अनुपात समान नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे एक चीज ये करेंगे, PQ बटे AB बराबर QR बटे BC बराबर RS बटे DC बराबर SP बटे AD। सभी में 1/2 का अनुपात है, सभी में 1/2 का अनुपात है। यहाँ भी 1.5/3 करेंगे तो 1/2 आएगा, सभी का मान 1/2 के बराबर है। तो यानी कि संगत भुजाओं में अनुपात तो समान है, एक कंडीशन तो फॉलो हो गया समरूप आकृति के लिए, लेकिन क्या दूसरा कंडीशन भी समान हो रहा है? ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या कोणों में कोण बराबर हैं, ये संगत कोण बराबर हैं। कोण P इज नॉट इक्वल टू कोण A, ठीक, कोण Q इज नॉट इक्वल टू कोण B, ठीक है ना। केवल दो ही अगर दिखा देते हैं, इसी प्रकार से और भी दिखा देंगे, कोण R
कोण आर इज नॉट इक्वल टू कोण सी एंड एक कोण ये इसके भी दिखाना है, कोण एस इज नॉट इक्वल टू कोण डी। चूंकि कोण बराबर संगत कोण बराबर नहीं है अतः यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन तो बता रहा था कि ठीक है समरूप का कंडीशन समरूप की तरफ जा रहा था, लेकिन इसने रोक दिया। ठीक है, समरूप के लिए दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। आइए इसमें देखते हैं। यहां पर देखिए, पहले हम भुजाओं में अगर अनुपात निकालें तो ए बी बटे पी क्यू ये कितना है 1.5 बटे 3.0 यानी 1/2। अब बी सी बटे क्यू आर बराबर 2.5 बटे 5.0 यानी कि ये भी 1/2 आ गया। और सी डी बटे एस आर, सी डी 2.4 और एस आर 4.8 1/2। ये एडी बटे पी एस ये है 2.1 बटे 4.2 1/2 का अनुपात। यहां पर हम देख रहे हैं कि सभी दोनों आकृतियों के संगत भुजाओं में अनुपात समान है। एक कंडीशन तो पूरा हुआ, हमारा पहला कंडीशन तो कंप्लीट हो गया कि हाँ भुजाओं में अनुपात समान है। अब देखिए क्या कोणों में भी अनुपात समान है, क्या संगत कोण भी बराबर है, अनुपात नहीं सॉरी संगत कोण बराबर है। ये तो यहां पर हम देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण पी बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर सॉरी 105 है, ये 100 डिग्री है। कोण सी बराबर कोण आर बराबर 70 डिग्री एंड कोण डी बराबर कोण एस बराबर 85 डिग्री। ये भी सही है ना, संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है अतः समरूप होगा, समरूप है। ठीक है, इन दोनों आकृतियों को हम देख लिए कि ये समरूप नहीं है और ये समरूप है। अब हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा करें कि देखिए दो आकृतियां परमानेंट समरूप, परमानेंट सिमिलर, सिमिलर को मतलब होता है समरूप, कब होंगी? वो दो कंडीशंस हमेशा फॉलो होने चाहिए। पहला क्या, भुजाओं में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, और दूसरा कंडीशन क्या, संगत कोण बराबर हो। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, इसको मिटाने के बाद। हाँ, हम लोग ये कह रहे थे कि दो त्रिभुज निश्चित रूप से कब समरूप होंगे, इसके बारे में हम लोग दो कंडीशन। पहला कंडीशन, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यानी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ होना चाहिए। ये एकदम जरूरी है। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, तथा दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात तो समान हो गया। ये संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि ये इसके, अब इसका अनुपात इसके साथ नहीं लेंगे, इसका अनुपात इसके साथ नहीं करेंगे,
ये इस तरह से है तो इस तरह से वाले के साथ, ये ऐसा वाला है तो ऐसे वाले के साथ, और ये इसके साथ अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसे इस तरह से जो भुजाएं झुकी हुई हैं, इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण बराबर होना चाहिए, और यहां पर इस तरह से जो कोण बन रहा है वो, और यहां पर जो कोण बन रहा है इसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, और कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। ये एकदम जरूरी है। अच्छा, इसमें हम जो तीनों भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात लिए हैं, इसमें से अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तब भी हम समरूप कह देंगे। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का अगर किन्हीं दो संगत भुजाओं का, मैं बार बार भुजाओं बोल दे रहा हूं, संगत भुजाओं का बोलना चाहिए, किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो तीसरा ऑलरेडी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो तीसरा अगर कि नहीं भी करते हैं तो भी हो जाएगा। इसमें भी यही चीज है, अगर कहीं दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे देखते हैं सर जी? अब जैसे हम संगत कोणों की बात करें, देखिए कोण ए कोण बी दिया है, इसमें भी कोण डी और कोण ई दिया हुआ है, ये 60 अंश 60 अंश 80 अंश 80 अंश, दोनों संगत कोण बराबर है। ठीक है, तीसरा नहीं दिया है, तो तीसरा नहीं दिया है तो क्या करेंगे? कह देंगे कि तीसरे कोण की जरूरत नहीं है। तीसरा कोण नहीं भी दिया है ना, तो भी हम कहेंगे कि तीसरा संगत कोण बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए, ये 140, 180 में से घटा देंगे तो 40, यहां पर भी वही बात है, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर दो संगत कोण बराबर दिए हुए हैं तो तीसरा अगर नहीं दिया है तो वेल नोन हो जाएगा कि तीसरा भी बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि दो कोण जब इसमें दिया है और दो कोण वही चीज इसमें दिया है तो तीसरा कोण तो बराबर हो ही जाएगा। तो अगर दो कोण और दो संगत भुजाएं दिया है तो भी हम कह देंगे कि समरूप होगा। ये जब ये दोनों कंडीशन पूरा हो जाए तब हम कह देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये देखिए सिमिलर का समरूप का ये चिन्ह है, सिमिलर का चिन्ह है, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, ये हो गया। अब एक चीज और है कि इन दोनों कंडीशंस में यदि एक कंडीशंस मिल गया तो दूसरा कंडीशन अपने आप लागू हो जाता है। यहां लिख देते हैं नोट, यदि दोनों शर्तों में कोई भी एक शर्त पूरा हो तो दूसरा शर्त अपने आप लागू हो जाता है, अपने आप लागू हो जाता है। बस इतना।